इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, क्या क्या उसमें दिक्कतें आई, साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा और क्या क्या फीचर्स देख के उनके क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया। फिर जब हम ये सारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस देख लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके सारे किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सब के फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं बैठते हैं लेकिन उन्हें अलग से पढ़ना होता है, तो ये सब हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया, साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। जो शुरुआती जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो साइंटिफिक नहीं था, बट धीरे धीरे उसमें साइंटिफिक बेसिस को ऐड किया जाने लगा। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल, जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया, यानी कि बिल्कुल सामने से देख के पहचानना कि इस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे कि प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिनके पास रेड ब्लड है और जिसके पास नहीं है। ओके, तो बस उनका सिस्टम इतना सा ही था। उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट नंबर 2 लिनेस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे के सारे इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स और एनिमल्स को इन दोनों ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, ये जो सिस्टम था इसकी कुछ खामियां थी। क्या क्या, ना तो इस सिस्टम ने, यानी कि प्लांट और एनिमल वाले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने, ना तो यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक को अलग किया, ना ही यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग किया, और ना ही फोटोसिंथेटिक यानी कि जैसे ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई, इनको अलग कर पाए। तो ये सब के सब यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, सबको एक ही साथ बांट दिया। जो प्लांट था सबको प्लांट में डाल दिया, जो एनिमल्स थे सबको एनिमल में डाल दिया। तो ये थोड़ा साइंटिफिक था, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मिक्सअप हो चुकी थी। एंड ये जो क्लासिफिकेशन था इन ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल में बांटना, ये बहुत इजी था, इजीली हो गया और आसानी से समझ भी आ गया। लेकिन इसमें से जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो इनमें बट गए, लेकिन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो पाए। इसीलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे नहीं माना गया। अब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा था, साइंटिफिक बेसिस बढ़ रहे थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ही हम सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देखें, हमें थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करना चाहिए। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल यानी कि सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना कैसा है, हैबिटेट कैसे रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, अपने पूर्वजों से किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को किया गया। तो आप इन्हें, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आगे लिए गए हैं, इन्हें सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। ओके, फिर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। सभी सिस्टम्स के अंदर जो प्लांट और एनिमल का जो किंगडम था वो तो कांस्टेंट था, ये तो सभी में आ रहा था, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए और भी अदर किंगडम्स बनाए गए। फिर हमारा बहुत एडवांस लेवल का सिस्टम आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका एक चार्ट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके इन पांचों किंगडम्स का बेस बनेगा और यहीं से आप सीख पाएंगे कि इनके क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर लिया गया दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल नहीं, सेल टाइप, किस तरीके का सेल है। 2 चीज़ों में 2 तरीके के सेल्स हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो पहला जो किंगडम था मोनेरा, ये किंगडम्स के नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, जो मोनेरा अपना पहला किंगडम है, इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। बाकी के 4 किंगडम्स में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। दूसरा था सेल वॉल। सेल वॉल किस मटेरियल की बनी हुई है, जैसे कि मोनेरा की जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक नहीं है, नॉन सेलुलोजिक है, और बनी किस चीज़ की हुई है, पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स। ओके, प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल है उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया क्योंकि कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट है।
एंड फंजाई की सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी हुई है। प्लांट्स की सेलुलोज की बनी हुई है, एनिमल्स में तो एब्सेंट ही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो फीचर है हमारा सेल टाइप वाले फीचर से कोइंसाइड करता है, क्योंकि हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही सेल टाइप देखा हुआ है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, अगर प्रेजेंट है तो हमारा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होगा। ओके, नाउ फोर्थ वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ सेलुलर सिस्टम है या फिर सेल्स ने टिश्यूज भी फॉर्म कर लिया है या ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म कर लिया है, ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म कर लिया है, ये देखना है। तो जो अपने मोनेरा और प्रोटिस्टा है ये दोनों तो सेलुलर लेवल है, इनके पास बस सेल्स का गुच्छा है वटेवर। लेकिन जो फंजाई हमारी आ जाती है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल्स ने बनके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है। ओके, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू एग्रीगेशन भी हो सकता है। प्लांट्स में टिश्यूज भी आ जाते हैं, ऑर्गन भी आ जाते हैं। एनिमल्स में टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, इसका हम फोर्थ वाले चैप्टर में एनिमल किंगडम आने वाला है, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कौन सा टिश्यू लेवल का है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। सेम जो थर्ड वाला चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें हम इस वाले किंगडम का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इस वाले चैप्टर में हम बस इन तीनों का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। ओके, फिर आता है पांचवा, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। इस तरीके से इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जो हमारा मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है एंड फोटोसिंथेटिक भी। फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करेगा, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स से अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब खाना तो वो अपनी बॉडी में खुद बनाएगा लेकिन केमिकल्स का यूज करके। ओके, हेट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा का जो किंगडम है इसमें ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नहीं मिलेंगे, ओनली फोटोसिंथेटिक मिलेंगे एंड हेट्रोट्रॉफिक इज ऑल्सो प्रेजेंट। फंजाई आर ओनली हेट्रोट्रॉफिक, ये बात आपको बहुत बहुत ध्यान में रखनी है। फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक है। सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एज यू नो, प्लांट कभी भी हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते, they are always photosynthetic, autotrophic, and animals are heterotrophic, holozoic and saprophytic. So here is the description of five kingdom classification, जो किसने दिया, R.H. Whittaker ने 1969 में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। इसके पीछे का मेन क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया हम ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में हम ज़्यादा डिटेल में तो इसको स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बाद में 3 डोमेन सिस्टम भी आया, जो कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ना इस चैप्टर से भूल जाते हैं। जो हमारा 3 डोमेन सिस्टम था, इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में, और बाकी के जो बचे हुए यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इन सबको थर्ड डोमेन में रख दिया। यानी कि इन्होंने डोमेन बनाए 3, 2 में तो मोनेरा को डिवाइड करके रख दिया और बाकियों में यूकैरियोटिक्स को डिवाइड कर दिया। ओके, इस तरीके से ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। बस इतना ही डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन करते हुए किन किन चीज़ों को फिक्स किया गया। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम से उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट, सबको प्लांट्स के अंदर ओनली एक किंगडम में रख रखा था। ठीक है, जो कि इस वाले 5 किंगडम वाले ने इनको सबको अलग अलग कर दिया। फंजाई का अलग बना दिया, बैक्टीरियाज का अलग बना दिया, प्रोटिस्ट का अलग बना दिया, प्लांट का अलग बना दिया, ऐसे। एंड किस कैरेक्टर ने इन सबको एक किंगडम में आने के लिए मजबूर किया? दैट वॉज द ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल इन देयर सेल्स। ओके, जो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने अभी डिस्कस किया, इन सबको पहले प्लांट किंगडम में एक साथ रखा गया क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल्स थी। सो इस कारण हुआ क्या, सेल वॉल के कारण सब एक साथ तो आ गए, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे एक ग्रुप में इकट्ठा हो गए जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक में एक दूसरे से अलग थे। जैसे इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को साथ में ही रख दिया यूकैरियोटिक के साथ, एंड उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, इन सबको भी एक ही किंगडम, एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम में एल्गी के अंदर रख दिया। ना ही हेट्रोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक में इन सब में डिफरेंशिएट किया।
ना ही उनकी सेल कॉम्पोजिशन में डिफरेंशिएट किया। जैसे कि फंजाई के पास अभी हमने देखा काइटिन की सेल वॉल होती है एंड ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। सो किसी भी चीज का प्रॉपर एक सेपरेशन नहीं किया गया। जब इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को, सेल वॉल को कि काइटिन की बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है, यूक्रियोटिक है, प्रोक्रियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, इन सब स्ट्रक्चर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कंसीडर किया गया तब फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में डाला गया, फंजाई। और जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको एक साथ किंगडम मोनेरा में डाल दिया गया एंड जितने भी यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ओके, इस तरीके से प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला ये सब एक साथ आ गए जो कि पहले एल्गी में होते थे। ठीक है, एंड पैरामीशियम, एमीबा, सबको, इन सब की जो सेल वॉल इनके पास है नहीं है, इनके बेसिस पे अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो ही चेंज कर दिया गया। ओके, एंड इस तरीके के चेंजेस फ्यूचर में भी होते रहेंगे जैसे जैसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखा जाने लगेगा। ठीक है, तो इन स्पेसिस पे ऐसा नहीं है जो भी अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है वो एकदम फिक्स हो गया है, वो बदल ही नहीं सकता। नहीं, वो बदल सकता है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। इस तरीके से ओवर द टाइम जो ये अटेम्प्ट होते रहे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए, अब ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज देखी जाती हैं बल्कि फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स की अपने पूर्वजों से क्या जान पहचान है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ किंगडम्स। फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा। आपको पता है, अभी मैंने बताया किंगडम मोनेरा में ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। एक लौते मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। दीज आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर कहीं मिल जाते हैं ये, किसी भी हैंडफुल सॉइल में मिल जाएंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, कहीं भी ये पाए जा सकते हैं। सो दीज आर मोस्ट अबेंडेंट। इनमें से बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है उसका भी एक छोटा सा क्लासिफिकेशन किया गया बेस्ड ऑन, दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स के बेसिस पे। नंबर 1 इज स्फेरिकल कॉकस। दीज आर स्फेरिकल कॉकस। ये गोल छोटी जो गोल गोल बोल्स आपको दिख रही हैं, दीज आर कॉकस, कोकाई बैक्टीरियाज। ठीक है, एंड रोड शेप बैसिलस। ये जो रोड शेप आपको दिख रहा है, रोड शेप, ऐसे रोड वाली जो शेप बना रहे हैं, दीज आर बैसिलस। एंड इसके अंदर अगर आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे एक अंदर एक स्पून लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज स्पोर। थर्ड कैटेगरी इज कोमा शेप्ड विब्रियम। ये कोमा की शेप में, देखो ऐसे करके हम कोमा बनाते हैं, इस शेप में कौन होते हैं? विब्रियम। दीज आर विब्रियम। फिर आते हैं फोर्थ कैटेगरी, स्पाइरलम। स्पाइरलम हैव फ्लैजिला। ओके, सो दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये चारों शेप्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, उनके बिहेवियर, उनकी जो भी फीचर्स हैं उनको सबको स्टडी करने वाले हैं। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एंड दीज हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ओके, दोनों तरीके का फोटोसिंथेसिस ये शो कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोसिंथेटिक। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। अब मोनेरा किंगडम की भी 2 क्लासेस हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, जो आर्की बैक्टीरिया है ये, इनका एक स्पेशल फीचर होता है कि मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज, नमक वाला, सॉल्ट वाला जो एरिया है, हेलोफाइल्स बोलते हैं उनको। किनको? जो बैक्टीरिया सॉल्ट कंडीशन में रह सकते हैं उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं उन्हें
थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, एंड जो मार्शी एरियाज में रह सकते हैं उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं। और ये काम ये क्यों कर पा रहे हैं, ये इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट इज दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब जो मिथेनोजेंस को हमने डिस्कस किया था अभी, मिथेनोजेंस जो होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं यानी कि काउज एंड बफेलोस, उनके गट में मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो गाय और भैंस होती है वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स, ग्रासेस, ये सब खाती हैं। उसमें प्लांट्स में क्या मिलता है, सेलुलोज। तो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट तरीके का बैक्टीरिया होता है मिथेनोजन। मिथेनोजन that is found in the gut of ruminant animals such as cow and buffaloes to digest this cellulose, and these are responsible for production of methane यानी कि बायोगैस। ओके, नेक्स्ट इज यूबैक्टीरिया। जो यूबैक्टीरिया है उन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। इनका बहुत बहुत एक्सटेंसिव एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड होती है। अगर ये म्यूटाइल होते हैं तो इनके पास एक फ्लैजुलम होता है। अब यहाँ पे जो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन है, दिस इज फॉर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और ये किसकी हेल्प से समझाया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसका कॉमन नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस इज नॉट ए एल्गी, दिस इज ए बैक्टीरिया। ओके, एंड अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसके पास क्लोरोफिल ए भी होगा जैसे कि अदर ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। एंड जो साइनोबैक्टीरिया हमारा है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर में मिल सकता है, मैराइन में मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एनीवेयर, फाउंड एनीवेयर। ओके, और जो इसकी कॉलोनीज होती है वो सराउंड होती है जिलेटिनस शीट से। दिस इज जिलेटिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट होती है, एक म्यूकस तरह का इसमें सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, म्यूकस से बनी होती है, दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जेलेटिनस शीट। ये जो अपने साइनोबैक्टीरिया है ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम्स बनाते हैं, एंड सम ऑफ दिस कैन फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल। उन सेल्स का नाम है हेट्रोसिस्ट। इस सेल के अंदर ये एंटोफिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरियाज आर नोस्टॉक एंड एनाबिना। साइनोबैक्टीरिया एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि नोस्टॉक एंड एनाबिना। फिर आते हैं अपने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, इन सभी सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करके उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, उसको ये यूज करते हैं, जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। एंड दे ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। इन सब की न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में, मोस्ट अबेंडेंट है। इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो डीकम्पोजर्स हैं एंड ऑल्सो दे अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। दे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही जमाने में काम आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो सकता है। नाइट्रोजन्स को फिक्स करते हैं लेग्यूम्स में, जैसे लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, इनमें से बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स एंड फार्म एनिमल्स और पेट्स, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे फैलने वाली बीमारियां हैं कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस। जो अपना बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फिजन से, और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। And these also reproduce by sort of sexual reproduction. This is not actual sexual reproduction, this is kind of sort of sexual reproduction. इसमें क्या होता है, एक डीएनए ट्रांसफर जैसा कुछ रहता है, एक बैक्टीरिया अपने दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर कर देता है। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है। इसके पास एक तो पहली बात सेल वॉल नहीं है, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, बिल्कुल भी नहीं है।
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और जो माइकोप्लाज्मास होते हैं, बहुत सारे माइकोप्लाज्मास पैथोजेनिक होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनिरा एंड नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले ये एक डायग्राम एक बार देख लेते हैं। एक बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन का टाइप दिखाया हुआ है, जिस सो दीज आर डिवाइडिंग बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया है, ये इसका सेल वॉल दिखाया हुआ है एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज डीएनए। ओके, नेक्स्ट मूव टू किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। यानी कि उनके पास एक तो सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल है, दूसरी जो उनकी न्यूक्लियस है ना वो सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर अंडर प्रोटिस्टा। बट ये जो किंगडम है ना प्रोटिस्टा, इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन भी आते हैं, इनमें एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। सो अगर आप दो बायोलॉजिस्ट को लेके बैठोगे, उनमें से हो सकता है एक बोल दे कि ये तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है एंड दूसरा बोल दे कि ये तो प्लांट है। तो ऐसा देख के समझ आने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बस इनको सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है इसलिए इसमें रख दिया गया है। ठीक है, तो हम ये 5 क्लासेस इसमें पढ़ने वाले हैं: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके, दीज आर ऑल आर अंडर प्रोटिस्टा। तो जो मेंबर प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी उनके लिंक्स हैं और फंजाई के साथ भी मिलते हैं। ठीक है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है बिकॉज दीज आर यूकैरियोट्स एंड इनका जो अगर ये यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जो कि हम डिटेल में सेल वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो कुछ के पास फ्लैजिला हो सकता है, कुछ के पास फ्लैजिला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। सेक्सुअली में यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट क्लास इज क्राइसोफाइट्स। जो ये ग्रुप है इसके ऑर्गेनिजम्स जो है, मेंबर्स जो है, हम उनको डायटम्स बोलते हैं। डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी या फिर डेस्मिड्स। ओके, आपको जब आप एल्गी पढ़ोगे आपको उसमें ग्रीन एल्गी मिलेगी देखने को, ब्राउन मिलेगी एंड रेड मिलेगी। ओके, ये सब हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, प्लांट वाले चैप्टर में। पर ये 3 तरह की एल्गीज होती है। अगर आपको बोला जाए ब्लू ग्रीन एल्गी तो दैट इज एन साइनोबैक्टीरिया। ओके, अगर आपको बोला जाए गोल्डन एल्गी तो दैट इज एन प्रोटिस्टा, दैट इज एन क्राइसोफाइट। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी बोला जाता है और ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं या फिर मैराइन में भी मिल सकते हैं। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जैसे जैसे पानी ऐसे ऐसे बह रहा होता है, पानी के साथ साथ ही पड़े हुए उसमें मस्त तैर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्राइसोफाइट्स जो है फोटोसिंथेटिक है, याद रखना इस बात को, फोटोसिंथेटिक है। इनकी जो सेल वॉल्स होती है यानी कि जो डायटम्स है, क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स को बोल रहे हैं डायटम्स, इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो 2 शेल्स में बनी होती है, ओवरलैपिंग, ऐसे एक के ऊपर एक शेल्स होती हैं जो कि एक साथ फिट हो जाती है। जैसे कि आप एक सोप बॉक्स को देखते हो, एक सोप बॉक्स होता है, आप उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हो, उस तरीके से ये शेल्स जो होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं। जो वॉल्स हैं इसकी, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका की बनी हुई होती है, इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है तोड़ा नहीं जा सकता। दस अगर टूट नहीं सकते तो ये क्या करते हैं, ओशन में नीचे लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं, इनके सेल वॉल की डिपॉजिट्स। ठीक है, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स और इससे क्या होता है, पूरे हमारे समुद्र के नीचे ऐसे नीचे ये बैठ जाते हैं और इसको बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। और ये ग्रीटी होते हैं, दानेदार होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनके बहुत सारे यूज भी हो सकते हैं। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इनमें ये काम आते हैं। जो अपना ओशंस है उसमें चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं क्राइसोफाइट्स। ओके, क्राइसोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो प्रोड्यूसर हैं इनके बारे में हम एक यूनिट पढ़ेंगे, इकोलॉजी, उनमें आपको बेटर समझ आएगा। प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस
photosynthetically, produce foods for other organisms photosynthetically. तो these are chief producers of the ocean. सेकेंड क्लास यहाँ पे आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स. दीज आर ऑल्सो मराइन, मोस्टली मराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. इनके पास ना बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, तो इसलिए अलग अलग कलर अपना दे सकते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट. जो जो किस तरीके का इनके पास पिगमेंट है उसके बेसिस पे उनके डिफरेंट तरह के कलर्स आएंगे. ठीक है. जो इनके सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्लेट्स होती है, स्टिफ, बहुत हार्ड सेलुलोज प्लेट्स होती हैं बाहर वाली सरफेस पे, आउटर वाली सरफेस पे. ठीक है. इनके पास दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इनके फ्लैजिला है उनका टाइप कैसा है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक ट्रांसवर्स होगा. ठीक है. जो हमने अभी वॉल प्लेट्स देखा है ना, सेल वॉल प्लेट्स, सेलुलोज प्लेट्स, इनके बीच में फरो, इनके बीच में ऐसे जगह बनी होती है वो प्लेट्स के अंदर, वहां से ये फ्लैजिला ऐसे लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली निकलते हैं. ठीक है. देन यहाँ पे एक रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल आ जाता है, गोनियाउलेक्स. ये क्या करता है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत फास्ट और रैपिड होता है, इतना ज़्यादा ही मल्टीप्लाई करता है कि इसकी वजह से हमारा जो सी है और हमारा समुंदर है वो रेड कलर का दिखता है, उसमें रेड कलर की लहरें दिखती हैं. ठीक है. बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लिया है और ये रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. ऑल्सो दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिन्स. तो ये जो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे मराइन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस को किल कर देते हैं, वो उनसे मर जाती है. ठीक है. सो अभी तक हमने जो दो क्लासेस पढ़ी, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट, दीज आर प्योरली फोटोसिंथेटिक. अब हम तीसरी क्लास पे आ रहे हैं जिसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डामाडोल है. कैसे है, एक तो ये जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्लस स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं. इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल तो नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको पेलिकल बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इसी पेलिकल के कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है. इनके पास दो फ्लैजिला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. ध्यान रखना, डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने जो दो फ्लैजिला पढ़े हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स है, और यूग्लिनॉइड में जो दो फ्लैजिला हम पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट एंड लॉन्ग है. सो दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है. हाँ, तो जो डामाडोल वाली बात थी वो ये है कि ये फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, जब जब सनलाइट इन्हें मिल जाती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तब ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रेडेट करते हैं. इस तरीके से ये इनका जो बिहेवियर है ना ही प्योरली फोटोसिंथेटिक है ना ही प्योरली हेटरोट्रॉफिक है. डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये डामाडोल कंडीशन इनकी रहती है. ठीक है. जो इनके पिगमेंट्स है, इनके अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर भी पिगमेंट्स मिलते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स की तरह. ठीक है. तो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. ओके. एग्जाम्पल इज यूग्लिना. यहाँ पे साथ के साथ आप स्ट्रक्चर देखते हुए चलें. ये मैंने जो पहली क्लास का डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल बताया था, गोनियाउलेक्स. दिस इज गोनियाउलेक्स एंड दिस इज यूग्लिना. ओके. थर्ड क्लास इज स्लाइम मोल्ड. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, फिगर है. इसमें क्या होता है, इसमें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं. अब देखो, यूग्लिनॉइड के बाद जो प्रोटिस्ट आ गए हैं वो प्योरली हेटरोट्रॉफिक हो चुके हैं. यूग्लिनॉइड के पहले जो थे वो प्योरली फोटोसिंथेटिक थे. यूग्लिनॉइड डामाडोल थे. डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ सनलाइट प्रेजेंस. ठीक है. तो लेकिन स्लाइम मोल्ड्स जो अपने हैं, एज फॉर स्लाइम, एज फॉर सैप्रोफिटिक, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. कुछ भी ये खा ले रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, लीव्स को, और मजे से अपने जो वुड डिकेज है उनके साथ साथ इनकी बॉडी तैरते हुए जा रही है. जब जब इनके पास सुटेबल कंडीशन होती है ये एक एग्रीगेशन, एक गुच्छा बना लेते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम. ठीक है. ध्यान रखिएगा, आगे भी जाके एक प्लाज्मोडियम का मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, वो उससे अलग है, तो सो गिव अटेंशन हियर. तो इनके एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि ये सुटेबल कंडीशन में बनाते हैं. रिमेंबर दिस इज नॉट अनसुटेबल कंडीशन, दिस इज सुटेबल कंडीशन. ये ग्रो करेंगे और बहुत दूर तक, सेवरल फीट तक ये फैल जाएंगे. ठीक है. जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज को बना लेगा. उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हमें स्पोर्स मिलेंगे, तो वो स्पोर्स जो हैं उनके टिप पे प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज स्पोर्स आर वेरी स्पेशल. दे हैव ट्रू वॉल्स. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. इनकी जो दशा है टाइम के साथ ख़राब नहीं होती है, ये सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सालों तक. ठीक है.
इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बुरी से बुरी कंडीशन में ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर जाएंगे। कौन? स्पोर्स, जो कि प्लाज्मोडियम से निकले हैं। तो इनका जो स्पोर्स का डिस्पर्जन है वो एयर करंट से होता है, बहती हवाओं के साथ इनके स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। फिफ्थ क्लास यहाँ पे आती है प्रोटोजोन। दीज आर हेटरोट्रॉफिक एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। हेटरोट्रॉफ होते हैं, प्रेडेटर हो सकते हैं और पैरासाइट हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल इनको माना जाता है। एंड इनके भी आगे 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एमीबॉइड प्रोटोजोन। ये फ्रेश वाटर में मिलता है, सी में मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकता है, मतलब कहीं भी मिल सकता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। ये अपने प्रे को, दीज आर प्रेडेशियस, सो ये अपने प्रे को क्या करते हैं? हिला डुला सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। किसकी हेल्प से? अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से। इनकी बॉडी ऐसी 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 होती है, ठीक है, इरेगुलर सी शेप की। कुछ भी अपने बॉडी का ये हिस्सा बाहर निकाल के ऐसे एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जो अपना प्रे है इसको अंदर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज फॉल्स फीट। इसका एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा। जो भी प्रोटोजोन, अमीबोइन प्रोटोजोन मैराइन फॉर्म वाले होंगे, जो मैराइन वाटर बॉडी में मिलेंगे, उनके पास सिलिका की शेल होती है, ठीक है। यहाँ पे पैरासिटिक का एग्जाम्पल हो जाता है एंटमीबा, जिससे होती है बीमारी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि आप 12th में हेल्थ एंड डिजीज वाली चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इनका ग्रुप है दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इनमें क्या होता है? या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। तो फ्लैजिलेटेड ग्रुप में आते हैं तो फ्लैजिला तो होगा ही होगा। ये डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। फोर्थ हमारी क्लास आ जाती है सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। फोर्थ नहीं, सॉरी, थर्ड आ जाती है। 4 ग्रुप होते हैं तो थर्ड यहाँ पे आ जाती है ग्रुप सिलिएटेड प्रोटोजोन की। ये एक्वाटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके पास हजारों की तादाद में सीलिया होते हैं। सीलिया ऐसे बाल से होते हैं, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में काम करते जाते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गलट बोलते हैं, वो ओपन होती है बाहर की तरफ, ठीक है। जो इनका सीलिया है, एक रोज ऑफ सीलिया में क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। ऐसे सीलिया एक ही डायरेक्शन में एक साथ काम करते हैं और पानी के बहाव के साथ फूड को अंदर उस कैविटी के अंदर डाल देते हैं, उस गलेट के अंदर खींच लाते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल रहता है पैरामीशियम। फोर्थ ग्रुप हमारा आता है स्पोरोजोन, ठीक है। ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। सो मैंने पहले ही बताया था ये वाला प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड वाले प्लाज्मोडियम से अलग है। ये बीमारी वाला प्लाज्मोडियम है। ये एक स्पोर स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शियस होता है, जिससे मलेरिया फैलता है। मलेरियल पैरासाइट इसको बोला जाता है और ये मलेरिया फैलाता है। वो वाला प्लाज्मोडियम क्या कर रहा था? वो बस एक एग्रीगेशन का नाम था स्लाइमोल्स के, जो कि ग्रो कर रहा था और वहां पे स्पोर प्रोड्यूस कर रहा था। दिस इज बीमारी वाला प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैलाता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फंजाई। नेक्स्ट टॉपिक इज फंजाई। फंजाई एक बहुत ही यूनिक किंगडम है जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉफिक है। नो वन इज ऑटोट्रॉफिक, नो वन इज फोटोसिंथेटिक, ऑल आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और ये लोग जो होते हैं ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है। फंजाई आपको बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगी, आपके कॉमन लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी कॉमन एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका ब्रेड मॉइस्ट है तब वो सड़ने लगता है फंजाई की वजह से, उसके ऊपर फंजाई ग्रो हो जाती है। आपके फ्रूट सड़ जाते हैं, जैसे बहुत बार आपने जो ऑरेंजेस हैं उनको बहुत ऐसे ग्रीन ग्रीन होते देखा होगा, दैट आर रोटन फ्रूट्स बिकॉज ऑफ फंजाई। एंड जो मशरूम हम लोग खाते हैं, दैट कॉमन मशरूम इज ऑल्सो ए फंजाई। जैसे मशरूम खाते हैं वैसे ही टोडस्टूल भी खाने की चीज़ है, दैट इज ऑल्सो फंजाई। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड लीव के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं दे आर पैरासिटिक फंजाई। इसका एग्जाम्पल आगे के टॉपिक में आने वाला है, सो इसको ध्यान रखना। यूनिसेलुलर हमारे पास एक लौती फंजाई है, दैट इज ईस्ट। बाकी की सारी फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है, ओनली ईस्ट इज यूनिसेलुलर, दिस इज एक्सेप्शन, ओके। टू मेक, ये किस में काम आती है? ब्रेड और बियर बनाने में, ठीक है, बेवरेजेस, ब्रेड, ये सब बनाने में काम आती है। जो फंजाई है वो डिजीज भी कॉज कर सकती है, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। पक्सीनिया नाम की जो फंजाई है वो वीट रस्ट कॉज करती है और वहीं पे ये बीमारी करती है। तो कुछ फंजाई दवाई के काम भी आ सकती है, जैसे सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज पेनिसिलियम, ओके।
सो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह देखने को मिलती है, एयर में, वाटर में, सोइल में, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एवरीवेयर। एंड दीज फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। एक मॉइस्चर वाले, एक ह्यूमिड और वार्म प्लेस में ये उगना या फैलना पसंद करती है, ठीक है। सो आगे कहा जा रहा है कि आपको हैरानी नहीं होती कि क्यों आपको अपना खाना जो होता है फ्रिज में रखना पड़ता है। ये सब इसलिए है ताकि आपका खाना खराब ना हो जाए बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज ठंडा होता है, अगर बाहर रखेंगे तो उस वहाँ पे वार्म और ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका खाना खराब हो सकता है, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ yeast विच आर यूनिसेलर एंड फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। बॉडी जो इनकी होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, दैट आर हाइफे, ऐसे ऐसे करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर बॉडी होती है इनकी, हाइफे से बनी होती है, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम, ठीक है। सम हाइफे, अब यहाँ पे हाइफे भी दो तरह के आ जाते हैं, कुछ तो होते हैं जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब्स की तरह होते हैं और उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब एक ट्यूब होगी ऐसे और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी, उनके बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। दीज आर सिनोसिटिक हाइफे, सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के कारण ये सिनोसिटिक भी है। और दूसरी तरह की जो हाइफे होती है उनमें सेप्टेट होते हैं, क्रॉस वॉल्स होती हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, एज यू नो काइटिन की बनी होती है इनकी सेल वॉल, और पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। सो अब तो आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, क्या करते हैं ये लोग, एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, कहाँ से, डेड सबस्ट्रेट से, ठीक है। हैंस दे आर सैप्रोफिटिक। जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट्स। और कुछ जो एल्गीज होती हैं, सॉरी जो कुछ फंजाइज होती हैं वो सिम्बायोटिक, कुछ फंजाई जो होती है वो सिम्बायोट की फॉर्म में होती हैं, या तो वो एल्गी के साथ एसोसिएशन बना लेगी यानी कि उनको बोलते हैं लाइकेन, या फिर वो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन कर लेंगी, दैट आर माइकोराइजा। सो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। अब जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो किन किन तरीके से हो सकता है, एक तो वेजिटेटिव मीन से हो सकता है, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं। वेजिटेटिव में या तो वो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा टूट के अलग गिर जाएगा, फ्रेगमेंट टूट के गिर जाएगा और वो जाके अपना अलग ग्रो करेगा, या वो फिजन कर सकते हैं या फिर बडिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है स्पोर्स की वजह से। अब ये स्पोर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। फंजाई में आपको एसेक्सुअल, जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो कोनिडिया आपको बहुत बार सुनने को देखने को मिलेगा। सो कोनिडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज एसेक्सुअल स्पोर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी स्पोर्स से ही होता है, लेकिन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स को अलग अलग ध्यान में रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ओके। एस्कोस्पोर आगे हम क्लास पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज ऐसे करके। तो एस्कोमाइसिटीज में हमारे एस्कोस्पोर्स आने वाले हैं, बेसिडियोमाइसिटीज वाली क्लास में हमारे बेसिडियोस्पोर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तरह तरह के जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल साइकिल इनका होता है, इनमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होगा प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। तो 3 स्टेप यहाँ पे मतलब लाइन से आपको याद रखना है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ठीक है। क्या क्या होता है डिटेल में पढ़ते हैं। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जो इनके प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जो इनका क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सिमिलर थिंग्स, ठीक है, उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है। कैसे होता है, 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स आते हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाते हैं सबसे पहले, तो वो हो गई प्लाज्मोगैमी। फिर जो फ्यूजन हुआ है पहले प्रोटोप्लास्ट का होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। ऐसे करके मान लो 2 मैं यहाँ पे स्टेजेस बना के दिखाती हूँ। 2 फंजाई हैं, ठीक है, ये पहले पास पास आएंगी। अब इनके जो होंगे प्रोटोप्लास्ट ये फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन इनके पास बीच में अभी अभी अलग अलग न्यूक्लियस होगा। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस हैं ये भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दिस इज कैरियोगैमी, ठीक है।
अब जो न्यूक्लियस फ्यूज हो गया वो जाइगोट बना लेगा, जाइगोट में आगे मियोसिस होगा, मियोसिस से आगे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दिस इज स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई, ठीक है। और जब ये फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, दो हैप्लॉइड हाइफे कंपैटिबल टाइप के पास में आते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। फिर सम फंजाई में क्या होता है, यहीं पे एक डिस्टिंक्शन आ जाता है। क्या होता है, उनके जो फ्यूजन हुए हैं ना दो हैप्लॉइड सेल्स के बीच में, यहाँ पे जो कैरियोगेमी हुई है, इसके इमीडिएट बाद मियोसिस नहीं होता है कुछ एक फंजाई में। Whose are those fungi? These are Ascomycetes and Basidiomycetes। यहाँ पे कैरियोगेमी तो हो जाती है, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हो जाती है, कैरियोगेमी के बाद इमीडिएटली मियोसिस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक तरह की स्टेज बन जाती है, दैट इज डाइकैरियोफेज। डाइकैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक ही फंगस के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें n+n, एक न्यूक्लियस का n एंड दूसरे न्यूक्लियस का n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल ये स्टेज होती है और इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन, ठीक है। और इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन फेज ऑफ फंगस, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं एंड देन सेल बिकम डिप्लॉयड। अब ये जो फंजाई होती है फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है और आगे फिर रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके। अब जो यहाँ पे 4 क्लासेस हम आगे पढ़ने वाले हैं, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस, 4 यहाँ पे फंजाई की क्लासेस हैं। इनका जो डिवीजन हुआ है वो किस किस बेसिस पे हुआ है, ये वाली जो 3 लाइनें हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो बेसिस आता है मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम किस तरीके का है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ठीक है। इस बेसिस पे यहाँ पे इनका डिस्टिंग्विश होगा। देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ मतलब एक्सोजीनस होगा, मतलब किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा, या एंडोजीनस होगा, ठीक है। इस फ्रूटिंग बॉडीज में यहाँ पे अलग अलग तरीके की है। These 3 things forms the basis for the division of the kingdom fungi। एक एक करके पढ़ते हैं। पहली क्लास आती है फाइकोमाइसेटिस, जो इसके मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट डिकेइंग वुड पे ये पाए जाते हैं और डैम्प प्लेसेस में भी मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ऑब्लिगेट मतलब जो पैरासिटिक अपना फंक्शन है ये करेंगे ही करेंगे, उसके बिना नहीं रहेंगे, ठीक है। जो इनका माइसेलियम है एसेप्टेट है। ध्यान रखना, हमने यहाँ पे अभी देखा था कि मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम के बेसिस पे इनका डिवीजन किया गया है 4 क्लासेस में। जो फाइकोमाइसेटिस अपना पहले वाला जो है ना, ये सिर्फ एसेप्टेट है, बाकी के तीनों आगे आपको सेप्टेट देखने को मिलेंगे। एसेप्टेट है तो सिनोसिटिक भी होगा, मतलब कि उसके बीच में बॉल्स नहीं बनी हुई है, ऐसे जो अपना हाइफे उसके बीच में बॉल्स नहीं है, सीधा सीधा है, उसके बीच में मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है, दैट इज सिनोसिटिक। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स से होता है, जो कि मोटाइल होता है, या फिर एप्लेनोस्पोर्स से होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। स्पोर्स जो होते हैं यहाँ पे एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं एक किसी स्पोरेंजियम के अंदर। जो जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज आ जाती है, ये जूस्पोर है, ये जाइगोस्पोर है, ध्यान रखना। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, 2 गैमेट के फ्यूजन से बनता है, और जब भी 2 गैमेट का फ्यूजन होता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है। देन ये जो गैमेट्स होते हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, यानी कि आइसोगेमिस भी हो सकते हैं, या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि एनाइसोगेमिस या ओगेमिस भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं म्यूकर, राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर फंजाई ब्रेड मोल्ड जो ग्रो करता है दैट इज राइजोपस, एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। मैंने पहले वाले पैराग्राफ में यहाँ बताया था कि यहाँ पे एक फंजाई की बात की गई है, व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, ठीक है। वो वाली फंगस ये एल्ब्यूगो ही है, ठीक है। दिस एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है। देन इसके फाइकोमाइसेटिस के कुछ यहाँ पे फिगर्स हैं। ए वाला जो है यहाँ पे म्यूकर हो जाता है, बी वाला ये सभी क्लासेस के डायग्राम्स है। तो हमने यहाँ पे अभी म्यूकर जो देखा है वो ये वाला डायग्राम म्यूकर का है, ठीक है। एस्कोमाइसेटिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ फंजाई। इसको कॉमनली कहते हैं सैक फंजाई एंड मोस्टली ये मल्टी सेलर होती है। मोस्टली क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज यूनिसेलर इज ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस कहते हैं, और मल्टी सेलर का जो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ठीक है।
ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक या कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स जो काउ डंग के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। जो यहाँ पे इसका माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। मैंने पहले ही बता दिया, जो फाइकोमाइसिटीज होती है बस वही ये सेप्टेट होती है, बाकी सब की सब सेप्टेट और ब्रांच्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो है कोनिडिया, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पेशल माइसीलियम यहाँ पे होता है कोनिडियोफोर, ठीक है। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स के ऊपर। जो यहाँ पे कोनिडिया है ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम प्रोड्यूस कर देता है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है। जो सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे होते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर्स, जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनियसली। जो यहाँ के एसेक्सुअल स्पोर्स थे वो एक्सोजेनियसली होंगे, और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एंडोजेनियसली होंगे, एक सैक लाइक स्काई में या एस्कस भी बोल सकते हो। जो ये स्काई होते हैं ये अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में, जिनको बोलते हैं एस्कोकार्प्स, ओके। यहाँ पे एग्जांपल्स जो हैं एस्कोमाइसिटीज के वो हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है ना, इसका एक यूज है बहुत बढ़िया, इसको यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मोरल्स एंड ट्रफल्स आ जाते हैं जो कि एडिबल होते हैं, खाने के काम भी आ सकते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है उसमें आते हैं कॉमनली मशरूम आती हैं, और इसको कॉमनली ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है या फिर पफ बॉल भी कहा जाता है। ये सॉइल में ग्रो करती है, वुड लॉग्स के ऊपर ग्रो करती है, ट्री स्टम्प्स के ऊपर ग्रो करती है। और जो ये पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट है, रस्ट एंड स्मट्स आर एग्जाम्पल। जो रस्ट होता है वो उसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया, ठीक है, जो कि वीट के ऊपर रस्ट कोज करता है, ये पैरासिटिक का एग्जाम्पल है। जो स्मट होता है उसका एग्जाम्पल है उस्टिलैगो, ठीक है। सो दीज आर पैरासिटिक बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई। एंड जो इनका माइसीलियम है ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। जो इनके एसेक्सुअल स्पोर है वो तो मिलते ही नहीं है, तो आधी कहानी यहाँ पे खत्म। एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज के नहीं देखने को मिलते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, एंड सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। बट यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो सकती है, फ्यूजन ऑफ दो वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स हो सकता है, और फिर ये क्या बनाते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। मैंने पहले ही बताया था एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। उसके बाद क्या बन जाता है, यहाँ पे बेसिडियम बन जाता है, फिर कैरियोगैमी होके मियोसिस हो जाता है उस जाइगोट के अंदर। और ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा होता है, बेसिडियम के अंदर, ठीक है। और फिर आगे हमें 4 हैप्लॉइड स्पोर्स देखने को मिलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। जो ये बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर, ठीक है। जो बेसिडिया है वो भी अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जिनको बेसिडियोकार्प्स कहते हैं, जैसे कि हम एस्कोकार्प्स की बात की थी पहले। अब इनके जो कॉमन एग्जांपल्स है दैट इज एगैरिकस यानी कि मशरूम, उस्टिलैगो, स्मट, पक्सीनिया इज रस्ट फंगस ऑन वीट। फोर्थ हमारी क्लास आ जाती है यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का कॉमन नाम होता है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज देखने को मिलते हैं। इसमें सेक्सुअल फेजेस देखने को नहीं मिलते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर गलती से भी कोई भी फंजाई आपको ऐसी मिल जाए जिसकी सेक्सुअल फॉर्म्स मिल गई आपको, तो आप क्या करोगे, उनको उठा के दूसरी क्लासेस के अंदर शिफ्ट कर दोगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सिर्फ वही फंजाई रहेगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, ओनली एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। मान लो एक नई फंजाई मिली है, उसको जब डिस्कवर किया गया उसके एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेसेस तो मिल गए लेकिन सेक्सुअल नहीं मिले, तो एक बार उसको उठा के ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर आगे फ्यूचर में जाके कोई और सेक्सुअल स्टेजेस अगर मिले तो उसको बाहर भगा दिया जाएगा इस वाली क्लास से, और दूसरे वाली क्लासेस में जाके रख दिया जाएगा। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स, ओके। उनका नाम है कोनिडिया। जो माइसीलियम है इसका सेप्टेड और ब्रांच्ड है। जो इनके मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स तो सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं। जो लार्ज नंबर में क्या होता है, डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, एंड हेल्प करते हैं मिनरल साइकिल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनका स्पेशल फीचर है ड्यूटेरोमाइसिटीज का डीकम्पोजर। डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर डीकम्पोजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आते हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा।
दिस इज ऑल अबाउट फंजाई। नाउ हमने प्लांटी और एनिमिलिया के थोड़े से कॉमन फीचर्स यहाँ पे देखने हैं। वैसे इनका सारा डिस्क्रिप्शन के लिए इनके अलग अलग चैप्टर्स है। प्लांट्स आपको थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और जो एनिमल किंगडम है वो आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स इस वाली फाइलम के अंदर इस वाले किंगडम के अंदर आते हैं और इनके कुछ मेंबर्स पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों किस चीज़ के एग्जांपल हैं? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं। देन यहाँ पे कसकटा आता है, पैरासिटिक प्लांट। ओके, तो ये एग्जांपल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे प्लांट सेल्स की जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होती है उनके अंदर भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनके पास सेल वॉल भी होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें से स्पोरोफिटिक फेज होता है जो कि डिप्लॉयड होता है एंड दूसरा गेमेटोफिटिक फेज होता है जो कि हैप्लॉयड होता है। और ये दोनों फेजेस एक दूसरे के साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते रहते हैं। जो गेमेटोफाइट होगा, आगे आप चैप्टर में ये चीज पढ़ोगे, गेमेटोफाइट गेमीट्स प्रोड्यूस कर, आगे जाके गेमीट्स के बीच में सिंगैमी हो जाती है, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है? स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट जाके आगे स्पोर्स बनाता है और वही स्पोर्स आगे गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये सब आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक ही लाइफ में दो स्टेज, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेजेस देखने को मिल रही हैं। तो ये अल्टरनेटली एक दूसरे को प्रोड्यूस करती रहती हैं। जो इनकी फेजेस की लेंथ्स है, मतलब कितनी, मान लो प्लांट एक 10 साल जिया है तो उसमें से कितना उसने हैप्लॉइड कितना डिप्लॉयड फेज निकाला है, कितना फ्री लिविंग रहा है, वो कितना डिपेंडेंट रहा है, ये सब अलग अलग प्लांट्स के लिए वेरी करता है। इस पूरे फिनोमिना को यहाँ पे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर यहाँ पे जो किंगडम एनिमिलिया है हमारा, उसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती एंड वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, जैसे कि हम लोगों के पास क्या है? एलिमेंट्री कैनाल टू डाइजेस्ट आवर फूड, दिस इज इंटरनल कैविटी। एंड यहाँ पे फूड स्टोर भी होता है ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में। जो हमारा यानी कि एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक, मतलब कि इंजेक्शन करेंगे फूड का, अपने मुंह से अंदर ऐसे खाएंगे अपने फूड को, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब आप एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बढ़ सकते हो। जैसे मान लो 5 फुट 6 फुट है ना, उससे आगे आप 10-10 फुट तक तो नहीं बढ़ सकते। तो दैट इज डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। और ग्रो इनटू एडल्ट्स जिनके पास डेफिनेट शेप होगा, साइज होगा। ठीक है, जो हमारे हायर फॉर्म्स होते हैं एनिमल्स के, उनके पास सेंसरी या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म आ जाता है एंड दिस मोस्ट ऑफ आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में देखने को मिलता है दैट इज कपलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। ये जो है सबके सब, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। ठीक है, इनको बस हम इनके फीचर्स को अलग से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, there is no mention of lichens, some acellular organisms like virus, viroids and prions। ठीक है, अब यहाँ पे आगे डिस्क्रिप्शन आता है वायरसेस का। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कितनी ही बार कॉमन कोल्ड से अफेक्ट हुए हो, फ्लू से अफेक्ट हुए हो, ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस का क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, इनको लिविंग नहीं माना जाता। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनर्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं एक लिविंग सेल के बाहर। जब ये किसी सेल को, लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी मशीनरी को, यानी कि उसके पूरे सिस्टम को, एक होस्ट के सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं खुद को और होस्ट को किल कर देते हैं। ठीक है, तो एक लिविंग सेल के बाहर तो ये क्या है? एक इनर्ट बस पड़ा हुआ
मॉलिक्यूल है वायरस, लेकिन जब ये किसी सेल को, लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर देगा उसके बाद इसका काम चालू होता है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, अपने आप में जिंदा नहीं है। जो वायरस यहाँ पे होते हैं इनको वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बोला गया। यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं दिमित्री इवानोस्की। 1892 में इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया एक ऐसे माइक्रोब को जो मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको मोज़ाइक डिजीज को कॉज कर रहा था, ठीक है। और ये जो अपना इनको ये जो माइक्रोब मिला ना वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया मिला, क्योंकि इसने सारे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को पास कर दिया। मान लो उन्होंने किसी फिल्टर जैसी चीज में से बैक्टीरिया को छाना और फिर इन वायरसेस को छाना, तो क्या हुआ, वायरसेस यहाँ पे टिक नहीं पाया, वो पास हो गया फिल्टर से। सो इन्हें पता लगा कि बैक्टीरिया से भी छोटे छोटे कुछ माइक्रोब्स हैं जो यहाँ पे बीमारी फैला रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड साइंटिस्ट आते हैं एम.डब्ल्यू. बिजर्निक। इन्होंने क्या देखा कि जो टोबैको प्लांट्स के इन्फेक्टेड पार्ट्स थे वो दूसरे हेल्दी प्लांट्स को अफेक्ट कर रहे थे, उनमें इन्फेक्शन फैला रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने भी देखा कि नया एक पैथोजन आया है, वायरस है, इसको इन्होंने बोला कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडियम का मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। लिविंग फ्लूइड कब बोला है, जब वो इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड अपने साइंटिस्ट आते हैं W.M. स्टैनले। 1935 में इन्होंने क्या देखा कि वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, और ये एक तरह के क्रिस्टल्स ही होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और ये इनर्ट होते हैं किसी होस्ट सेल के बाहर। जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब वो किसी होस्ट को पैरासिटिक होस्ट के साथ पैरासिटिक रिलेशन बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके बिना ये रह नहीं सकते। एंड हमने अभी देखा कि एक वायरस के पास प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स का बना हुआ एक क्रिस्टल होता है, लेकिन साथ में वायरस के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी वायरस के पास दोनों आरएनए डीएनए दोनों के दोनों सिंगल एक ही वायरस में प्रेजेंट नहीं होते, या तो उसके पास आरएनए होगा या तो उसके पास डीएनए होगा। जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, और जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, उससे इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। जो अब यहाँ पे वायरस प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल को भी इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इन सबके पास अब जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो अलग अलग है। अगर तो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला है तो उसके पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। अगर वो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो ईदर उसके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, किसके पास, जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और जो वायरस तीसरे तरह का वायरस आता है जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, उनको हम बैक्टीरियोफाजीज भी बोल सकते हैं। इनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। जो इनका प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड बोलते हैं उस प्रोटीन कोट को, जो कि बना होता है, छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट्स होती है, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। और वो कैप्सोमियर्स का जो पूरा इन्होंने कैप्सिड बनाया हुआ है वो इनके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए, मतलब इनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। जो यहाँ पे हमने कैप्सोमियर्स देखे हैं वो अरेंज होते हैं या तो हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। जियोमेट्रिक फॉर्म से यहाँ पे बनती है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज लाइक दैट। ये क्या है अपना, दिस इज कैप्सिड, तो ये जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। ये इसका हेड है, यहाँ पे ये इसका कॉलर है, आगे ये जो ऐसे 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 गोले गोले हैं ये शीट है, फिर आगे टेल फाइबर्स है। तो ये देखो अब ये कैप्सिड्स है, इन्होंने खुद को ऐसे अरेंज किया हुआ है। इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो इसके पास क्या है, आरएनए। और दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब ये जो वायरसेस हैं बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। एनिमल्स में कौन सी मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब ह्यूमंस में ये बीमारियां फैलाते हैं। और प्लांट्स में क्या करते हैं, मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ को ऐसे रोल कर देते हैं, कर्लिंग, येलोइंग,
मतलब पत्तियों को पीला कर देंगे। वेन क्लियरिंग मतलब जो अपनी लीफ होती है उसके बीच में ऐसे ऐसे वेन्स होती हैं उनको गायब कर देंगे, वो क्लियर हो जाएंगी इनके इन्फेक्शन से। ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्लांट इन्फेक्शन। अब आगे आता है विरियोइड्स। विरियोइड्स क्या होते हैं, ये डिस्कवर किया गया टीओ डिनर के द्वारा 1971 में, ठीक है। इन्हें एक नया इन्फेक्शियस एजेंट मिला जो कि वायरस से स्मॉल है, तो विरियोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। इन्होंने क्या करा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को कॉज किया था पोटैटो के अंदर, ठीक है। अब ये जो अपने साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या पाया, ये जो अपने विरियोइड्स हैं ये वायरसेस से स्मॉलर तो है ही, प्लस ये सिर्फ क्या है, एक फ्री आरएनए की फॉर्म में है। इनके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है जो हमने वायरस के पास देखा था। तो ना तो इनके पास कोई कैप्सिड है ना कोई प्रोटीन कोट है, ये बस एक फ्री आरएनए है, तो इसका नाम रख दिया विरियोइड। जो इनका आरएनए होता है वो भी लो मोलिकुलर वेट का होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है विरियोइड्स का। स्मॉलर होते हैं वायरस से, फ्री आरएनए की फॉर्म में होते हैं, कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है और लो मोलिकुलर वेट होता है इनके आरएनए का, और डिस्कवर किया टीओ डिनर ने। देन आते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को फैलाते हैं, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं इनकी। और ये दिखते कैसे हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर एजेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये बस कुछ नहीं है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का एक गुच्छा है और कुछ नहीं होता प्रियॉन्स। इनमें ना आरएनए है ना डीएनए है ना कोई प्रोटीन कोड है, बस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। और ये साइज में वायरस से सिमिलर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने विरियोइड्स थे वो तो स्मॉलर होते हैं वायरस से, लेकिन प्रियॉन्स क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं जैसे कि वायरस से। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, इसको कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज, जो कि कैटल्स में होती है। इसी की तरह एक डिजीज ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है, क्रुज़फेल्ड्स जेकब डिजीज CJD इन ह्यूमंस, ओके। एंड आगे आता है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, म्यूचुअली एसोसिएशंस होते हैं एल्गी और फंजाई के बीच में। एंड जो इनका एल्गल कंपोनेंट होता है, एक जो लाइकेन है उसके बीच में एल्गल कंपोनेंट होता है और फंगल कंपोनेंट होता है। जो इनका एल्गल कंपोनेंट होता है वो फाइकोबाइंड होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फंगल कंपोनेंट होता है वो माइकोबाइंड होता है, माइको मीन्स फंजाई, ठीक है। जो फाइकोबाइंड है यानी कि एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। एंड जो अपनी फंगल कंपोनेंट है दैट इज हेटरोट्रॉफिक। एल्गी क्या होती है, एल्गी इसमें फंजाई की कुक होती है, वो खाना प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई इन रिटर्न प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब करके देता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, किसको, एल्गी को, ऑल्सो वाटर ऑल्सो, ठीक है, फॉर इट्स पार्टनर। तो ये सब इनका क्लोज एसोसिएशन होता है। ये इतना क्लोज होता है कि अगर कोई आप नेचर में देखोगे किसी लाइकेन को तो समझ नहीं आएगा कि ये एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म है, या मतलब समझ ही नहीं आएगा कि ये वाली जो ऑर्गेनिज्म है ये दो से मिलके बनी है, मतलब बहुत ही क्लोज एसोसिएशन इनके बीच में होता है। ऑल्सो लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पे भी पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करती। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। मैं ऐसे ही अपनी वन शॉट सीरीज़ में बहुत आगे सारे ही चैप्टर्स तो इसके लिए सब्सक्राइब द चैनल।